है। लेकिन चलिए बात करते हैं मोहित मोदी हमारे साथ डायरेक्टर इक्विटीज के रिसर्च के जुड़े हैं। मोदी सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहली चीज आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप इस बाजार को देखें काफी स्थिर है विद नेगेटिव बायस, लेकिन बड़ी चीज कल क्या हुई? बड़ी चीज ये हुई कि बेहद 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 एक महत्वपूर्ण आंकड़ा था बाजार के लिए, वो था इन्फ्लेशन का, जो कि करीब 6.62 पर आया। ये आंकड़ा अच्छा था बाजार के लिए, ये बाजार के हक में था, लेकिन जिस तरीके के नतीजे आए हैं स्पेशली बैंकिंग स्पेस से और जिस तरीके आईपी के आंकड़े हैं, क्या ये आने वाले एक और क्वार्टर के लिए Q4 की जब फिगर्स आए, नेक्स्ट फिस्कल की फिगर्स आएंगी, तो क्या ये चिंता खड़ी कर रहे हैं? ये बैंक्स के जो एनपीएस के स्टेटस हैं, जो एसेट्स क्वालिटी है, जो इन्फ्लेशन की फिगर है, जो आईपी के आंकड़े हैं, क्या ये थोड़े से चिंताजनक हैं इस वक्त? देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर से डिमांड सर्टेनली इकॉनमी में गिरी है और उस डिमांड के गिरते ये जो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो कुछ उस डिमांड के गिरते मैं उनको रीड करूंगा। अगर आप देखते हैं तो आईपी का आंकड़ा ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा है। अक्टूबर में अच्छा था, फिर अगले 2 महीनों में मार्जिनल गिरावट रही है। अगर आप जीडीपी ग्रोथ और कंजम्पशन साइड डिमांड की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स का प्रपोर्शन गिरता हुआ पाया गया है। इन सब के चलते इकॉनमी में अगर अगले 3-4 क्वार्टर की बात की जाए तो जो इकॉनमी रिवाइवल की अगर हम उम्मीद करें वो मोस्टली डिमांड या कंज्यूमर डिमांड की रिवाइवल के थ्रू ही उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में सर्टेनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, चाहे वो एसबीआई हो चाहे पीएनबी हो, उनके एसेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि दे रिप्रेजेंट अ लार्जर सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। उसमें इस क्वार्टर की उम्मीद थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन पीएनबी में मार्जिनल इंप्रूवमेंट था, एसबीआई में मार्जिनल डिग्रेडेशन है। सो स्थिति यही दिख रही है कि 1-2 क्वार्टर और जो पेन इकॉनमी में था डिमांड साइड गिरने से, वो कंटिन्यू होने की उम्मीद की जा सकती है। जी मोहित, जो रिजल्ट्स आए हैं हाल ही में, और इनफैक्ट कल भी अगर आप देखें टाटा मोटर्स या एसबीआई के जो नंबर्स आए हैं, एक प्रॉब्लम जो मार्केट में इस समय वो है लीडरशिप को लेकर। इंडेक्स में कोई लीडर इस समय इमर्ज नहीं हुआ है। रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे थे लेकिन वो लीड नहीं कर रहा है मार्केट को। इस स्थिति को कब तक ऐसे ही कंटिन्यू होता देख रहे हैं? देखिए, इस स्थिति में ये क्वार्टर एक महत्वपूर्ण क्वार्टर था फ्रॉम रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इस क्वार्टर से उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ा डिमांड साइड इंप्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अराउंड ऑल एग्रीगेट रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ कंपनीज करीब 10-11% रही है, जो कि पिछले 7-8 क्वार्टर में लोएस्ट थी। ऐसे में ये उम्मीद करना कि कौन से सेक्टर मार्केट को लीड करेंगे, आई थिंक इट विल बी ए होल हार्टेड रिवाइवल थ्रू अक्रॉस द सेक्टर्स रेदर देन एक्चुअली कमिंग फ्रॉम 1 or 2 सेक्टर्स। क्लियरली टॉप लाइन के हिसाब से देखा जाए तो आईटी और फार्मा ने लीड किया है। दैट इज प्राइमरली ड्यू टू रुपी डिप्रिसिएशन ओवर द लास्ट 15-16 मंथ्स। बट आगे चल के कौन से सेक्टर्स लीड करेंगे, ये इसके लिए कंजम्पशन रिवाइवल की सबसे बड़ी उम्मीद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि कंजम्पशन रिवाइवल के लिए इकॉनमी में मेजर्स लिए जाएं और उससे ही उम्मीद की जा सकती है कि कुछ सेक्टर्स लीड करें। आपने कंजम्पशन की बात की, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंजम्पशन कभी कम नहीं होगा और वो है तेल और गैस। ओएमसीज के पूरे चंक को देखिए, कल अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट रही, लेकिन शुरुआती कारोबार में थोड़ा बहुत रुझान अच्छा था, या फिर परसों काफी अच्छा कारोबार हुआ। आज खबर ये शायद तेल कंपनियां एक बार फिर से पेट्रोल के प्राइस के साथ कुछ टिंकरिंग कर सकती हैं, बढ़ोतरी हो सकती है। गौरतलब है कि ये तेल कंपनियां इस वक्त पेट्रोल की बिक्री पर लगभग ₹1.25 प्रति लीटर का नुकसान झेल रही हैं, और ऐसे में आज शायद इस मुद्दे पर ये तेल कंपनियां कुछ निर्णय ले सकती हैं। गौरतलब है कि डीजल के प्राइस को लगभग 50 पैसे प्रति माह टिंकरिंग करने की इनके पास इस वक्त स्वायत्ता है, लेकिन आज शायद पेट्रोल के दामों को छेड़ा जाएगा। आपकी राय क्या होगी इस वक्त मिस्टर मोदी, ओएमसीज को लेकर? अगर आपकी रणनीति क्या होगी, या फिर इस ऑयल गैस पैक को लेकर आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि ऑयल रिफॉर्म्स को लेकर बीते 3 महीने में जो हुआ है, शायद इस देश में या फिर सरकार द्वारा इतने महत्वपूर्ण कदम कभी नहीं लिए गए हैं। ऐसे में निवेश के तौर पर ये विकल्प कैसे हैं? देखिए, ओएमसी, जहाँ तक ओएमसीज की बात है, उनकी मोस्ट ऑफ द इनकम एक्चुअली विच फ्लोज इनटू द टॉप लाइन आज के दिन भी वो मोस्टली सब्सिडी के थ्रू आती है।
तो आज भी ये सेक्टर ऐसा है जो सब्सिडी पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। पिछले 2-3 क्वार्टर में गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि सब्सिडी रिलायंस कम किया जाए। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इज सपोर्टिंग दैट, एक्चुअली लोअर डिमांड जो रही है उसके कारण उसका इन्फ्लेशन का पास थ्रू नहीं हुआ है फ्यूल प्राइसेस, जिससे गवर्नमेंट संबल मिला है कि वो शायद और सब्सिडी रिड्यूस करेंगे। आगे जाके अगर आप देखते हैं तो OMCs का बेसिस ऑफ कंपटीशन तभी क्लियर होगा जब एक बार वो सब्सिडीज से बाहर निकलेंगे, और उसके बाद दैट इज व्हेन अगर भारत में डोमेस्टिक प्राइसेस आर एट पैरिटी विद इंटरनेशनल प्राइसेस, दैट इज व्हेन वी कैन सी सम प्राइवेट प्लेयर्स आल्सो कमिंग इनटू द OMC द मार्केटिंग स्पेस, एंड दैट इज व्हेन अ क्लियर बेसिस ऑफ कंपटीशन विल इमर्ज आउट। तब तक तो ये कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज तब तक पूरा सब्सिडी के थ्रू ही चल रहा है। जी इस बीच आज हो सकता है एक इंडेक्स लेवल पर एक थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिले, लेकिन लार्जली ये जो रेंज है उसके बाहर बाजार फिलहाल निकलेगा ऐसी उम्मीद कम ही है। लेकिन हाँ ये जरूर है मोहित कि एक तो जो OMCs है उसके दाम बढ़ सकते हैं, दूसरा अगर आप IIP डेटा के साथ इन्फ्लेशन को क्लब करें, क्योंकि इन्फ्लेशन अब जिन लेवल्स के आसपास है वो हिस्टोरिकली लो लेवल्स पर है पिछले 3 सालों के, इसे अगर हम क्लब करके देखें तो देन ये उम्मीद बन सकती है कि RBI शायद नेक्स्ट जो पॉलिसी रिव्यू होगा उसमें भी एक बार सोचेगा, गंभीरता से सोचेगा ब्याज की दरों के लिए। क्या ये अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए अपार्ट फ्रॉम बजट? बिल्कुल ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इनफैक्ट क्रिस्टल रिसर्च का अनुमान है कि अगले 2-3 क्वार्टर में RBI से और 50 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद की जा सकती है। क्लियरली दैट विल बी ए बूस्ट टू सम ऑफ द सेक्टर्स। At the same time, even if you look at IIP data, the biggest theme at this stage is consumer demand, and जो भी चीज़ें उस consumer demand को propel करेंगी या जो भी चीज़ें अर्थव्यवस्था में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करेंगी, वो सारे कदम अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। जिस निफ्टी काफी तक फ्लैट है, 10 अंकों का इजाफा यहाँ पे है, और एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। मिस्टर मोदी, आपकी राय ऑटो स्पेस पर क्या है? जैसे कि इनफैक्ट मीर ने शुरुआत में ही कहा था कि टाटा मोटर्स को लेकर चिंताएं अब बढ़ गई हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस हैं वो तो लॉसेस में गए इस बार, और दूसरी बात जो मार्जिन्स हैं और जो प्रीमियम सेगमेंट है इनका बाहरी कारोबार का, जैगुआर एंड लैंड रोवर का, उसमें भी अगर आप देखें मार्जिन्स घट रहे हैं। एक ये बात हो गई टाटा मोटर्स की, मैं बात कर रहा था इंडिविजुअल स्टॉक की, लेकिन अगर आप मारुति को देखें, आप देखिए M&M को देखिए, आप टू व्हीलर स्पेस में जाइए, सियाम की जो टिप्पणी थी ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को लेकर, वो भी अगर आप देखें तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि अगले 3, 4, 6 महीनों में इस सेक्टर का क्या हाल होगा। और शुक्र कीजिए अभी तो मेटल के प्राइसेस उतने बढ़ जितने हिस्टोरिकली हमने थे, जो कि डेंट डालते हैं इनके मार्जिन पर। आप ऑटो पे क्या करेंगे इस वक्त? इन लेवल्स पे क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कंपेयर करते हुए ऑटो एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिस पर नजर डाली जा सकती है? देखिए, मैं ऑटो सेक्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो रेवेन्यूज आते हैं, जैसे कि आप टाटा के JLR सेगमेंट लें, उसमें अगर आप देखते हैं तो JLR की वन ऑफ द रीजंस फॉर ग्रोथ इज चाइना। सो वहाँ पे आई थिंक द सिचुएशन इज समवॉट स्टेबल। दूसरा सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल्स का, तीसरा है पैसेंजर व्हीकल्स, एंड आई वुड इंक्लूड मे बी 2 व्हीलर्स ऑल्सो इनटू दैट बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम द पैसेंजर डिमांड। I would say on the commercial vehicle side that is linked with the capital goods activity in the economy. अगर आप capital goods activity या overall investment cycle की बात करते हैं तो आज situation अच्छी नहीं है, और इसके रिवाइवल में एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर की उम्मीद की जा सकती है। सो फंडामेंटल लेवल पे अर्निंग्स इम्प्रूवमेंट या अर्निंग्स में एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए हमें थोड़ा टाइम दिख रहा है। अगर आप, और यही एक प्रमुख रीज़न था टाटा मोटर्स के रिजल्ट का, बिकॉज उनका एक लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग्स कम फ्रॉम द कमर्शियल सेगमेंट। पैसेंजर डिमांड की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में एज एन एटलीस्ट इन लास्ट क्वार्टर द डिमांड ऑन ए YOY बेसिस वाज काइंड ऑफ स्टेबल। उसके पहले वो नेगेटिव थी, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। 2 व्हीलर ऑलमोस्ट फ्लैटिश नंबर्स रहे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स।
So overall, it is very much linked with the larger demand in the economy, or the larger purchasing power, larger disposable income in the economy, and I think that that is something which may take at least 1 or 2 to revive. So that's how I would divide the auto sector from an earnings point of view. इसके बीच में risk reward ratios है, valuations can go up and down, and then that is where investors can take calls appropriately. ये थी ऑटो सेक्टर बातचीत, लेकिन इंडिकेटिव टिक्स अगर आप देखें तो कुछ ही लम्हों में आएंगे अब, और एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम तुरंत हाजिर होते हैं, उसके बाद इंडिकेटिव टिक्स देखते हैं। और अब प्रश्न ये भी आता है अब रणनीति के तौर पे कि आप खरीदें क्या, आप स्ट्रेंथ को खरीदें। स्ट्रेंथ बोले तो ये आप देखिए HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, इन्फोसिस, ये इस कल में भी काफी थे, और यकीन मानिए TCS ने तो कल अपने ऑल टाइम हाई को छुआ, और HCL टेक्नोलॉजीज 735 से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, अदरवाइज ये भी क्रॉस कर जाता। ये है स्ट्रेंथ का पार्ट, ये है मजबूती का पार्ट। और अब दूसरी बात आती है वीकनेस, जिसका इस दौर में बहुत हद तक नाता रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स से, क्योंकि वो है मिड कैप। कल मिड कैप में जब हम चार्ट्स को दिख रहे थे तो अधिकतर ऐसे चार्ट्स थे वो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉयलेट कर रहे थे, यानी जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस खराब हो रहे थे, टूट रहे थे। मिस्टर मोदी, आपकी राय क्या है अगर इस वक्त कुछ खरीदना हो? मैं एक लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर हूं, मैं सिर्फ सोचता हूं खरीदारी के बारे में। मैं क्या इस वक्त IT पर जोर दूं, चाहे स्ट्रक्चर्स लाइक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, इन पर जोर दूं, या फिर मिड कैप पे कुछ कॉन्ट्ररी कॉल लेने का वक्त है ये आपकी तरफ से? फंडामेंटल लेवल पे अगर आप अर्निंग्स देखते हैं तो चाहे वो IT हो चाहे फार्मा, दोनों ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले एक साल में। अगले एक साल में भी क्रिसिल रिसर्च का अनुमान है कि रुपी अप्रिशिएट होगा, लेकिन 51-52 के स्तर के आसपास ही रहेगा। सो हम रुपए के इस लेवल पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छी बॉटम लाइन ग्रोथ आएगी ऑन द अर्निंग साइड। ये और दूसरी बात इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एट द ग्लोबल लेवल रिस्क थोड़ी रिसीड हुई हैं पिछले 2-1 क्वार्टर्स में, जिसके कारण कि इन सारी IT और फार्मा की जो अर्निंग्स जो देश के बाहर से आती हैं वो थोड़ी स्थिर हो गई हैं। सो दे फ्रॉम एन अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू दे लुक स्टडी। Valuation point of view, I would say it depends from company to company, and then you have to take a call accordingly. जहाँ तक हाई बीटा सेक्टर्स की बात है उसमें देयर वन ऑफ द की थिंग्स वुड बी टू वेट फॉर बजट एंड सी कि बजट में क्या पॉलिसीज आती हैं और उससे डिमांड पे क्या उम्मीद होती है, तभी हाई बीटा सेक्टर्स पे कॉल ली जा सकती है। मिस्टर मोदी, आपकी NBFCs को लेकर राय क्या है? क्योंकि NBFCs एक तो ये पॉसिबल कैंडिडेट्स जो हैं बैंकिंग लाइसेंस आवंटन के, वो चीज़ इनको वैसे ही अट्रैक्टिव बनाती है, भले ही बहुत अच्छी चाल हो ना हो, लेकिन हाँ एक ट्रेडिंग स्विंग डेफिनेटली जब भी ये मुद्दा एक हकीकत में बदलेगा बहुत अच्छे स्विंग्स मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन फंडामेंटली कॉल लेनी हो स्ट्रक्चर्स लाइक IDFC, वी हैव IFCI, RCap, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं, तमाम जो चंक है ये जो सेक्टर का, इसमें आपकी राय क्या है? कुछ खास स्क्रिप्ट जिनको आप चेस करने की सलाह दे सकते हैं? देखिए NBFCs क्लियरली बैंकिंग लाइसेंस अगर खुलता है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। एट द सेम टाइम दिस इज़ ऑल्सो नॉट वन टाइम ऑल सॉल्यूशन काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज बैंकिंग लाइसेंस के आने से NBFCs में उनका जो रेगुलेटरी रिजीम है वो चेंज हो जाएगी, उनकी प्रोविजन चेंज हो जाएगी, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएंगी। सो ये सब चीज़ों को के मद्देनज़र उनकी ओवरऑल जो आज ग्रोथ हो रही है, जो उनकी ब्रांच ओपनिंग लाइसेंसेस जो आज उनको जिस तरह से वो ग्रो कर पाते हैं, उन सब पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आई वुड से पिछले अगर आप 2 महीने में देखें तो NBFC सेक्टर ने बहुत फ्रॉम अ वैल्यूएशन साइड अच्छा मूवमेंट दिखाया है, एंड दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दीज बैंकिंग लाइसेंस की उम्मीदें जो की जा रही थी। एट दिस स्टेज फर्दर मूवमेंट की ये लाइसेंस कैसे खुलते हैं, इसके बाद ही आप इस सेक्टर पे एक फॉर्मेटिव कॉल ले सकते हैं।
पर है इस समय। मोहित, आपकी सलाह इस समय अदरवाइज रियल एस्टेट स्टॉक्स पर क्या है, क्योंकि एक साइकिल जो है ऊपर जाके नीचे आने का, वो कई स्टॉक्स हैं इस स्पेस में जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अक्टूबर से लेकर अब तक। देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो आप पिछले 2-3 महीने की बात करें, जो मूवमेंट हुआ था दैट वाज ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इंटरेस्ट रेट कट। एट द सेम टाइम रियल एस्टेट स्टॉक्स की अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म नज़रिए से देखते हैं तो उनकी आज भी प्रॉब्लम यही है कि उनकी बैलेंस शीट्स आर मच मोर स्ट्रेस्ड कंपेयर टू देयर ओवरऑल अर्निंग्स एंड पीएनएल लेवल्स। इसके जरूरी होंगी। इसके लिए एक तो आप डीलेवरेजिंग हो, जो या तो अर्निंग्स या रिजर्व्स के थ्रू हो, या फिर रियल एस्टेट कंपनीज ने जो लैंड बैंक बनाए हैं वो मोनेटाइज करके अपने आप को डीलेवरेज कर सकें। इस साल उम्मीद की जा सकती है कि इस तरफ मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम एक 50 बेसिस पॉइंट कट की उम्मीद कर रहे हैं, हम कृषि रिसर्च ने एक अनुमान के हिसाब से इससे करीब 8% पीवीटी पे इम्प्रूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है फॉर रियल एस्टेट कंपनीज एज अ सेक्टर। हमने करीब 23 कंपनीज को एनालाइज किया था। सो ओवरऑल उम्मीद है कि अर्निंग्स थोड़ी इम्प्रूव होंगी। एट द सेम टाइम दिस सेक्टर विल डिपेंड प्राइमरली ऑन द डीलेवरेजिंग ऑफ देयर बैलेंस शीट and a gradual improvement in their P&Ls, which is again linked with the consumer demand as we discussed earlier. लिए मोहित, closing remarks from you on the markets. I would say अगले अगर आप एक शॉर्ट टर्म नज़रिए से देखते हैं तो बजट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। उसमें 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट, एक तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज कि डिमांड पुश के लिए या एटलीस्ट डिमांड को कितना सपोर्ट मिलता है, टैक्स हाइक होती है कि नहीं, या टैक्स कलेक्शन वित्त मंत्री जी किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, और तीसरी लॉन्ग टर्म नज़रिए से निवेशकों के लिए ये देखना जरूरी है कि अगर उनको अगले 2-3 क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट साइकिल इम्प्रूवमेंट होती दिखती है तो आई थिंक वहाँ पर कुछ उम्मीदें बनेंगी। तब तक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्टर, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, उनमें अर्निंग्स थोड़ी नरम ही दिखने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, शुक्रिया साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। इस समय सेंसेक्स